Hello everyone, welcome to my channel. I am Anjali Saraswat and on this channel you will find content related to UGC NET examination. अभी तक हमने पढ़ा था जीन पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। अभी हम स्टार्ट करेंगे कोऑपरेटिव लर्निंग थ्योरी से, जिसमें कि देखते हैं आगे क्या है। तो कोऑपरेटिव लर्निंग थ्योरी क्या कहती है? कोऑपरेटिव लर्निंग थ्योरी कहती है कि cooperative learning is the instructional use of small groups through which students work together to maximize their own and each other's learning. कोऑपरेटिव जैसे कि नाम से ही क्लियर है, कोऑपरेटिव मतलब साथ में काम करना, ठीक है। तो कोऑपरेटिव लर्निंग में क्या होता है कि इसमें स्टूडेंट्स या लर्नर्स छोटे छोटे ग्रुप्स में एक साथ काम करते हैं, जिससे कि उनकी खुद की और उनके ग्रुप में जो बाकी पार्टिसिपेंट्स हैं उनकी लर्निंग जो है एनहेंस हो सके, उनका जो आउटकम है, लर्निंग आउटकम, वो मैक्सिमाइज हो सके। तो कोऑपरेटिव लर्निंग थ्योरी हमारी दी थी जॉन डेवी ने। और ये जो थ्योरी है ये रिलेटेड है कोलैबोरेटिव लर्निंग से, जिसमें कि एम्फेसाइज किस पे है, एम्फेसिस किस पे है कि लर्निंग जो है वो कैसे होती है जब इफेक्ट होता है उसके ऊपर कम्युनिटी का, यानी कि कम्युनिटी के साथ जो लर्निंग होती है वो कैसे होती है। तो जब आप साथ में काम करते हैं तो जॉन डेवी की कोऑपरेटिव लर्निंग थ्योरी के हिसाब से 5 इसके की एलिमेंट्स हैं जो आपको याद होने चाहिए। ये क्वेश्चंस में आएंगे, बिल्कुल वर्ड टू वर्ड आपको याद होना चाहिए ये, और इनका मतलब भी पता होना चाहिए। तो जो की एलिमेंट्स है कोऑपरेटिव लर्निंग थ्योरी के, ये हमारे पास 5 हैं। पहला है पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस, दूसरा है इंडिविजुअल एंड ग्रुप काउंटेबिलिटी, थर्ड है इंटरपर्सनल एंड स्मॉल ग्रुप स्किल्स, फोर्थ है फेस टू फेस प्रोमोटिव इंटरेक्शन, एंड फिफ्थ है ग्रुप प्रोसेसिंग। इनको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। सो पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस क्या होता है? इसका मतलब है कि जब भी आप साथ में काम कर रहे होते हैं, चलो एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मान लीजिए आपको स्कूल में कोई प्रोजेक्ट दिया मैम ने, और आपके 4 या 5 स्टूडेंट्स का ग्रुप बनाया। अब क्या होता है, जो कोऑपरेटिव वर्क होता है, जो भी आप साथ में काम कर रहे होते हैं, इसमें सबके पास अपनी अपनी एक स्किल होती है, या फिर सबकी अपनी अपनी एक खूबी होती है जिसका यूज करके वो एक दूसरे की कमियों को पूरा करते हैं और एक दूसरे से सीखते हैं। तो पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस का मतलब है कि आप किसी दूसरे पे पूरी तरह से निर्भर नहीं हो, आप अपना भी खुद का भी योगदान दे रहे हो। अब 5 बच्चे काम कर रहे हैं किसी ग्रुप में, और उसमें से एक ऐसा है जो कुछ भी नहीं कर रहा है, वो बस दूसरों पे डिपेंड होके आ गया है कि भाई ये लोग काम कर लेंगे, मेरे को बस मार्क्स मिल जाएंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस का मतलब है आप दूसरे पे डिपेंडेंट हैं अपने लर्निंग आउटकम को बढ़ाने के लिए, लेकिन आप खुद भी कुछ काम कर रहे हैं भाई। ऐसा नहीं कि बिल्कुल बैठ गए और आपका काम हो गया। इसमें पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस रहता है, कोई नेगेटिव नहीं होता है। सेकंड है आपका इंडिविजुअल एंड ग्रुप अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी मतलब जिम्मेदारी आ गई यहाँ पे, यानी कि जब आप एक ग्रुप में होते हो तो अगर कोई काम नहीं हुआ है, आप 5 स्टूडेंट से आपका ग्रुप है, और अगर कोई काम नहीं हुआ है तो ऐसा नहीं है कि जिसके हिस्से में वो काम आया था उसको आप बिल्कुल ब्लेम करने लगोगे टीचर के सामने कि भाई इसने काम नहीं किया और ऐसा हो गया। जब आप एक टीम में काम कर रहे होते हो तो आपको वैसे ही अकाउंटेबिलिटी रखनी रखनी आनी चाहिए। आप किसी को ब्लेम नहीं करोगे, आप एक ग्रुप में हो, आप ग्रुप की तरह काम करो। इसमें अपनी खुद की और अपने ग्रुप की अकाउंटेबिलिटी लेना आपको आना चाहिए, यानी कि जो काम आपका है आपको वो तरीके से पूरा करना चाहिए। और अगर आपका कोई ग्रुप मेंबर कोई चीज ठीक से नहीं कर पा रहा है तो उसकी हेल्प भी करनी चाहिए। यही फायदा होता है कोऑपरेटिव लर्निंग का। आप साथ में काम करते हो, जिससे एक दूसरे की जो खूबियां हैं वो निखर कर आती हैं, और जो कमियां हैं वो दूसरे के हेल्प से कम हो जाती हैं। तो ओवरऑल आप एक अच्छे आउटकम की तरफ जाते हैं। थर्ड पॉइंट है इंटरपर्सनल एंड स्मॉल ग्रुप स्किल्स। इसमें अब आपके पास स्किल्स होना जरूरी है।
कोई कोई व्यक्ति है वो अकेले काम करना पसंद करता है, किसी किसी से अकेले चीजें नहीं होती है, तो वो चाहता है कि मेरे पास कुछ लोग हो, उनके साथ मैं अच्छे से काम कर सकता हूँ। लेकिन जो कोऑपरेटिव लर्निंग थ्योरी है, इसमें आपको इंटरपर्सनल यानी इंटरपर्सनल और स्मॉल ग्रुप स्किल्स, यानी कि आपको खुद दूसरों से कैसे बात करना है, आपके पास स्किल्स होनी चाहिए ग्रुप में काम करने की भी, क्योंकि इसके साथ ही आप अपना जो लर्निंग आउटकम है उसको मैक्सिमाइज कर पाएंगे। इसीलिए आपके पास ये ग्रुप स्किल्स होना भी जरूरी है। फोर्थ है फेस टू फेस प्रोमोटिव इंटरेक्शन। इसमें आप जिन लोगों के साथ काम करते हैं उनके साथ आप जो भी इंटरेक्शन करेंगे प्रमोटिव होना चाहिए, यानी कि अच्छा होना चाहिए और किसी ना किसी गुड के लिए ही होना चाहिए, किसी ना किसी बेहतर चीज के लिए होना चाहिए। और नेक्स्ट है आपका ग्रुप प्रोसेसिंग। आप जब साथ में काम करते हैं तो आपके ग्रुप को तरीके से काम करना चाहिए, ताकि सारी चीजें स्मूथली जा सकें और आपका जो आउटकम है वो बेस्ट हो। तो ये थी जॉन डेवी की कोऑपरेटिव लर्निंग थ्योरी। ये पांचों की एलिमेंट्स है, आपको वर्ड टू वर्ड याद होने चाहिए। नेक्स्ट हम मूव करते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो ये क्वेश्चन देखते हैं, ये एलिमेंट्स से रिलेटेड ही है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एलिमेंट्स ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग। कोऑपरेटिव लर्निंग के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? तो अभी हम पढ़कर आए हैं, कौन कौन से हैं। इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी है, बिल्कुल है। इंडिविजुअल एंड ग्रुप अकाउंटेबिलिटी था इसमें। पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस भी था। प्रमोटिव इंटरैक्शंस भी था। ग्रुप प्रोसेसिंग और सोशल स्किल्स, यानी कि सारी चीजें ही हैं। तो ABCDE, ये पांचों पॉइंट्स कौन से ऑप्शन में है? फोर्थ में, आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द की एलिमेंट्स ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग। ये भी की एलिमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन ही है। तो कोऑपरेटिव लर्निंग के की एलिमेंट्स कौन से हैं? इसमें से या तो दो या कोई तीन, तीन स्टेटमेंट सही है, दो या तीन, बाकी बचे हुए गलत है। तो आपको छांटना है कि सही कौन से है। ग्रुप कंसिस्टिंग ऑफ हाई, एवरेज एंड लो अचीवर्स आर हेट्रोजीनियस। इसका क्या मतलब है? ग्रुप जिसमें कि हाई, एवरेज और लो अचीवर्स हैं वो हेट्रोजीनियस होते हैं। हेट्रोजीनियस मतलब जिसमें सब तरह की चीजें आ गई। होमोज इसका हेट्रोजीनियस का उल्टा होता है होमोजीनियस। होमो में ही सेम, जिसमें सेम तरह के लोग हो गए, वो होमोजीनियस ग्रुप हो गया। और हेट्रोजीनियस क्या हो गया? जिसमें अलग अलग तरह के हैं। तो इसमें हाई, एवरेज और लो अचीवर्स आ गए, तो ये हेट्रोजीनियस ग्रुप हो गया। बी बोल रहा है स्टूडेंट्स आर मोस्टली पैसिव। क्या इसमें पैसिव होते हैं स्टूडेंट्स? बताइए, क्या कोऑपरेटिव लर्निंग में स्टूडेंट्स पैसिव होते हैं? और थर्ड है स्टूडेंट्स वर्क इन ग्रुप्स टू मास्टर एकेडमिक मटेरियल्स। क्या इसमें एकेडमिक मटेरियल्स को मास्टर करने के लिए लोग जो स्टूडेंट्स है वो ग्रुप में काम करते हैं? फोर्थ है रिवॉर्ड सिस्टम इज इंडिविजुअली ओरिएंटेड। क्या इसमें जो रिवॉर्ड है वो इंडिविजुअली ओरिएंटेड रहता है? लास्ट इसका आपका स्टेटमेंट है स्टूडेंट्स रिसीव इंफॉर्मेशन ट्रांसमिटेड ओनली फ्रॉम टीचर्स। तो इसमें जो स्टूडेंट्स हैं, क्या वो इंफॉर्मेशन लेते हैं जो सिर्फ टीचर्स ने दी हुई है? क्या ऐसा है? तो अब देखिए इसमें से जो कोऑपरेटिव लर्निंग के एलिमेंट्स है वो कौन कौन से हैं। तो ए देखिए, क्या इसमें ये हेट्रोजीनियस ग्रुप होता है? क्या इसमें सभी तरह के अचीवर्स होते हैं, लो, एवरेज, हाई? तो हाँ भाई, ग्रुप का मतलब ये है हर तरह के लोग होंगे और एक दूसरे की कमियों और खूबियों का इस्तेमाल करके वो ग्रुप बेस्ट बनेगा। तो मुझे लगता है कि ए सही है। बी देखिए, स्टूडेंट्स आर मोरली पैसिव। पैसिव क्यों है भाई? ऑल द स्टूडेंट्स आर वर्किंग, ठीक है, साथ में काम कर रहे हैं, तो एक्टिव होगा यहाँ पे, पैसिव नहीं होगा। तो आपका बी ऑप्शन, बी स्टेटमेंट यहाँ गलत हो जाएगा। थर्ड है स्टूडेंट्स वर्क इन ग्रुप्स टू मास्टर एकेडमिक मटेरियल्स। क्या एकेडमिक मटेरियल को मास्टर करने के लिए स्टूडेंट ग्रुप में काम करते हैं इसमें? डी है रिवॉर्ड सिस्टम इंडिविजुअली ओरिएंटेड होता है, या फिर बच्चे सिर्फ टीचर के द्वारा ली हुई जानकारी का ही इस्तेमाल करते हैं या ट्रांसमिट करते हैं? तो ई गलत हो जाएगा। तो जहां पे ई है उसको हटा दीजिए। थर्ड और फोर्थ आपके अपने आप ही हट जाएंगे, और बी जहां पे है वो भी हट जाएगा। तो यानी कि ये भी गया। अब बचा सिर्फ सेकंड ऑप्शन ए एंड सी, यानी कि हेट्रोजीनियस ग्रुप होता है और
स्टूडेंट जो है वो आपके एकेडमिक मटेरियल्स को मास्टर करने के लिए इसमें पढ़ाई करते हैं। तो आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटजीज इज नॉट एन, यहाँ पे एन आएगा, नॉट एन एलिमेंट दैट डिफाइंस ट्रू कोऑपरेटिव लर्निंग। अब इसमें से आपको चारों में से एक ऑप्शन चूज करना है जो कि एलिमेंट नहीं है कोऑपरेटिव लर्निंग का। हमने 5 एलिमेंट्स पढ़े थे, उसके अलावा यहाँ कोई भी होगा उसको हम हटा देंगे। पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस एंड इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी कोऑपरेटिव लर्निंग थ्योरी में होती है। और कंपटीशन, क्या इसमें कंपटीशन होता है? भाई कंपटीशन नहीं होता है इसमें। आप ग्रुप में काम कर रहे हैं तो आप साथ में हैं, आपका ग्रुप वालों से कंपटीशन नहीं होगा, तो ये पॉइंट यहाँ से हट जाएगा। अगर इसके एलिमेंट्स की बात करें तो ग्रुप प्रोसेसिंग होती है, हाँ जी बिल्कुल होती है। कोलैबोरेटिव एंड सोशल स्किल्स होती है, बिल्कुल होती है। तो इसमें से चारों में से कौन सा है जो कोऑपरेटिव लर्निंग थ्योरी को नहीं दिखा रहा है? कंपटीशन। तो आपका ये आंसर टिक हो जाएगा। अब ये कुछ लर्निंग डिसऑर्डर्स हैं जो कि पता होना चाहिए हमें, जो कि आपके आ जाते हैं एग्जाम में। इसमें जो ब्लू वर्ड्स हैं ये आपको समझने में हेल्प करेंगे। इनका मतलब डिसकैलकुलिया। अब डिसकैलकुलिया, कैलकुलिया किससे रिलेट कर रहा है? कैलकुलेटर। कैलकुलेटर किसके लिए यूज करते हैं? मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के लिए। तो आप समझ जाएंगे कि डिफिकल्टी होती है जब हमें मैथमेटिकल कैलकुलेशंस या नंबर या अर्थमेटिकल ऑपरेशन समझने के लिए या साइंस समझने के लिए, यानी मैथ्स की कोई भी चीज है उसमें अगर दिक्कत होती है तो इस डिसऑर्डर को हम कहते हैं डिसकैलकुलिया। ये लर्निंग डिसऑर्डर है। नेक्स्ट है डिसग्राफिया। डिसग्राफिया, डिसग्राफिया का मतलब रिलेटेड टू हैंडराइटिंग, आपकी हैंडराइटिंग से रिलेटेड है। पुअर हैंडराइटिंग होती है, और जब भी आप लिखते हैं तो वर्ड्स के बीच में जो स्पेस होता है वो कम ज्यादा हो जाता है, बराबर स्पेस लेके नहीं लिखते हैं या स्पेलिंग्स गलत लिख देते हैं। यानी कि डिसग्राफिया में आपकी हैंडराइटिंग से रिलेटेड चीजें आ जाती हैं, जब आपकी हैंडराइटिंग खराब होती है या फिर इनकंसिस्टेंट होती है या स्पेलिंग्स गलत होती हैं। नेक्स्ट है डिसलेक्सिया। इट इज रिलेटेड टू प्रॉब्लम्स इन रीडिंग एंड रिकॉग्नाइजिंग और अंडरस्टैंडिंग लेटर्स और वर्ड्स। या फिर लो फ्लुएंसी, यानी कि जब आपको पढ़ने में दिक्कत आती है या लेटर्स समझ में नहीं आते हैं, बी और डी में कंफ्यूजन होता है, या ऐसी बहुत सारी चीजें तो बहुत कॉमन है, तो इसको बोलते हैं डिसलेक्सिया। इसमें आपकी बोलने की फ्लुएंसी जो है वो भी लो होती है। इस तरह की चीजें डिसलेक्सिया में आती हैं। नेक्स्ट है डिस्फेजिया या एफेजिया। फेजिया किससे रिलेटेड है? आप ऐसा समझ सकते हैं, फेरिंग्स जो आपके थ्रोट में होता है, डिस्फेजिया। ठीक है, तो ये किस में हेल्प करता है? बोलने में। तो यहाँ पे डिस्फेजिया आप समझ जाएंगे कि ये डिफिकल्टी होती है किसमें? जो आप लैंग्वेज बोलते हो, इट इज रिलेटेड टू प्रॉब्लम्स इन अंडरस्टैंडिंग स्पोकन लैंग्वेज। बोलने की जो भाषा होती है उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती हैं किसमें? डिस्फेजिया में। तो आपके ये लर्निंग डिसऑर्डर्स हो गए। अब ये रिलेटेड है, देखते हैं क्वेश्चन में क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग लर्निंग आर नॉट रिलेटेड टू कंटेंट। कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं लर्निंग को इन्फ्लुएंस करते हैं और कंटेंट से रिलेटेड नहीं है, यानी कंटेंट से रिलेटेड नहीं होना चाहिए? रेडीनेस और विल पावर, क्या इसमें कंटेंट का कुछ आ रहा है? नहीं, ये एब्स्ट्रैक्ट है दोनों ही चीजें। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कंटेंट्स और लर्निंग एक्सपीरियंस। अब देखिए, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंटेंट, कंटेंट आ गया ना यहाँ पे, तो ये किससे? कंटेंट से रिलेटेड हो गया। बेसिक पोटेंशियल ऑफ द लर्नर, क्या लर्नर का पोटेंशियल और कंटेंट में कोई समानता है? नहीं है, तो ये भी कंटेंट से रिलेटेड नहीं है। नेचर ऑफ द कंटेंट्स और लर्निंग एक्सपीरियंस, या नेचर ऑफ कंटेंट आ गया, कंटेंट आ गया, तो ये कंटेंट से रिलेटेड है। मास्टरी ओवर सब्जेक्ट मैटर। अब इसमें से वो फैक्टर्स हमें निकालने हैं, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग लर्निंग, यानी कि लर्निंग को इन्फ्लुएंस करने वाले फैक्टर्स जो कि कंटेंट रिलेटेड नहीं है, यानी कि कंटेंट से रिलेटेड नहीं होने चाहिए। आप देखेंगे बी कंटेंट से रिलेटेड है, डी
कंटेंट से रिलेटेड है, तो जहाँ पे बी और डी आएंगे वहां को तो हटा ही देंगे। ए को हटा देंगे, सेकंड को हटा देंगे, और थर्ड को भी हटा देंगे। बी और डी जहां भी आएगा उनको हटा देंगे, बचा क्या, फोर्थ, ए सी ई। ए सी ई यानी कि रेडीनेस और विल पावर, बेसिक पोटेंशियल ऑफ लर्नर एंड मास्टरी ओवर सब्जेक्ट मैटर। ये आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्ट लर्निंग ऑफ लर्नर्स। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि आपकी लर्निंग को अफेक्ट करते हैं। फैमिली स्ट्रक्चर, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, कल्चरल बैकग्राउंड या टाइप ऑफ स्कूल। में से कौन कौन सी चीजें हैं जो लर्निंग को अफेक्ट करते हैं। तो देखिए, फैमिली का स्ट्रक्चर कैसा है, यहाँ फैमिली की स्पेलिंग करते हैं, FAMILY होनी चाहिए। फैमिली स्ट्रक्चर जो है वो लर्निंग को अफेक्ट कर सकता है। आप न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं या फिर जॉइंट फैमिली में रहते हैं, ये चीजें कहीं ना कहीं आपकी लर्निंग को अफेक्ट करती हैं। सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, यानी कि आप सोसाइटी में कैसे हैं, आपका इकोनॉमिक यानी फाइनेंशियल स्टेटस कैसा है। और कल्चरल बैकग्राउंड, कैसे कल्चर से आते हैं। और टाइप ऑफ स्कूल, अगर देखा जाए वैसे पढ़ने वाला बच्चा कहीं भी पढ़ लेता है, ये आपने सुना ही होगा, लेकिन फिर भी कुछ कुछ चीजें हैं जो कि हम कंसीडर करेंगे यहाँ फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। कौन कौन सी चीजें हैं जो लर्नर की लर्निंग को अफेक्ट कर सकते हैं। तो ये अगर देखा जाए तो सारे के सारे चारों ही फैक्टर्स जो हैं वो लर्निंग को किसी ना किसी वे में अफेक्ट कर सकते हैं। इसीलिए ये चारों ही सही हो जाएंगे, तो ABCD हम टिक करेंगे, ये हमारा सही आंसर होगा। एक और क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ह्यूमनिस्टिक अप्रोचेस ऑफ लर्निंग। इनमें से कौन कौन सी जो है ह्यूमनिस्टिक अप्रोचेस हैं लर्निंग की, देखते हैं। इसमें 5 स्टेटमेंट्स हैं, इनमें से आपको सही स्टेटमेंट्स को चुनना है जो कि ह्यूमनिस्टिक अप्रोच को फॉलो करती हैं। इट emphasizes ऑन सेल्फ मोटिवेशन फॉर बेटर लर्निंग, यानी कि ये किस पे जोर देता है, खुद सेल्फ मोटिवेशन, ज्यादा से ज्यादा अच्छी लर्निंग, बेटर लर्निंग करने के लिए। बी स्टेटमेंट कह रहा है, इट emphasizes ऑन द लर्निंग एट द हायर लेवल, क्या ये हायर लेवल पे लर्निंग करने के लिए जोर देता है। थर्ड बोल रहा है, इट फॉस्टर्स क्यूरियोसिटी, क्यूरियोसिटी मीन्स जिज्ञासा, ये क्यूरियोसिटी को फॉस्टर करता है। या इट इंक्रीजेस लर्नर्स रिएक्टिविटी, क्या ये लर्नर की रिएक्टिविटी को बढ़ा देता है। लास्ट आपका स्टेटमेंट है, इट बिलीव्स दैट लर्निंग बिकम्स इफेक्टिव व्हेन इट इज नीड बेस्ड। ये बोल रहा है कि लर्निंग और ज्यादा इफेक्टिव हो जाती है जब वो नीड बेस्ड होती है, यानी जरूरत के हिसाब से। ह्यूमनिस्टिक अप्रोचेस अगर आप देखेंगे तो सेल्फ मोटिवेशन बेटर लर्निंग के लिए होना सही बात है, और लर्निंग एट हायर लेवल पे जोर देता है, ये भी सही बात है। क्यूरियोसिटी को भी फॉस्टर करता है, ये भी सही बात है। ये लर्नर की रिएक्टिविटी को बढ़ा देता है, सही बात है। और लर्निंग और ज्यादा इफेक्टिव हो जाती है जब वो नीड बेस्ड होती है, तो ये भी सही बात है। यानी कि आपके ABCDE पांचों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट है, तो आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग डेवलपमेंटल एरियाज of individual differences will be affected if a child does not want to play with other children as he or she feels shy। अब कौन कौन से डेवलपमेंटल एरियाज जो हैं किसी भी चाइल्ड के, वो अफेक्ट होंगे अगर वो दूसरे बच्चों के साथ खेलना नहीं चाहता है ना, वो शाय फील करता है। तो अब देखें सारे के सारे ऑप्शंस क्या हैं। फिजिकल डेवलपमेंट, तो भाई जरूरी नहीं है वो बाकी सारे बच्चों के साथ ही खेले, ठीक है, वो अकेले खेलेगा तो भी उसका फिजिकल डेवलपमेंट हो जाएगा। इमोशनल डेवलपमेंट, या सोशल डेवलपमेंट, या लैंग्वेज डेवलपमेंट। अब इनमें से कौन सा डेवलपमेंट है जो उसका बाकी सारे बच्चों के साथ खेल कर ही हो सकता है, इंटरेक्शन के साथ ही उसका वो डेवलपमेंट होगा। ऐसा कौन सा इंटरेक्शन है, इसमें से कौन कौन सा डेवलपमेंट है जो कि दूसरे बच्चों के साथ खेलकर स्ट्रांग होगा। तो जाहिर सी बात है, शाय है तो उसका सोशल डेवलपमेंट जो है नहीं हो पाएगा। बाकी सारा डेवलपमेंट के लिए में हो सकता है, बट सोशल डेवलपमेंट के लिए उसको इंटरेक्शन
जरूरी है बाकी लोगों के साथ। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मैच द फॉलोइंग है। फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग लर्निंग इलस्ट्रेशन। अब देखते हैं साइकोलॉजिकल क्या है, सोशो कल्चर क्या है, इंस्टीट्यूशन। अब देखिए ये जो हम क्वेश्चंस कर रहे हैं ना, ये हम कर रहे हैं लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स से रिलेटेड। तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये पेपर वन में बहुत चीजें ऐसी हैं, तो जरूरी नहीं है आप किताब में आंखें गड़ा के बैठोगे, आप पैराग्राफ के पैराग्राफ बड़े बड़े पेजेस पढ़ोगे तभी समझ आएगा। ये कुछ कुछ चीजें ना आप अपनी कॉग्निटिव एबिलिटीज का इस्तेमाल करके भी कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो ये उसी टाइप के कुछ क्वेश्चंस हैं। आपको जो भी शब्द है उनके मतलब समझ में आने चाहिए, जो लिखा है उसको अच्छे से समझ में आना चाहिए। तो आधी से ज्यादा तो नहीं, बट काफी 10 या 20% तक चीजें आप सॉल्व कर सकते हैं अपने इस दिमाग का इस्तेमाल करके। तो साइकोलॉजिकल मीन्स रिलेटेड टू दिमाग, दिमाग मीन्स इंटेलिजेंस। तो ए का हो जाएगा थर्ड। ए का थर्ड किस में है, फर्स्ट और फोर्थ में, यानी इन दोनों में से हमारा कोई एक आंसर करें। जब भी मैचिंग वाले क्वेश्चंस होते हैं, इसमें जो आपको ज्यादा समझ में आ रहा है उनको आप पहले मैच कर लो, और बाकी अपने आप मैच हो जाएंगे। तो इससे आपका आंसर बनने में आसानी होती है होगा। नेक्स्ट देखते हैं, सोशियो कल्चरल है। सोशियो कल्चरल मीन्स आपका इंटरेक्शन हो रहा है, कल्चरली आप जुड़े हुए हो। किससे जुड़े होते हो, इसमें से क्या आएगा, फैमिली। ठीक है, तो सोशियो कल्चरल से आपका फैमिली जुड़ जाएगा। तो ए का थर्ड, बी का फोर्थ, ए का थर्ड, बी का फोर्थ, दोनों में सेम है। सी का देखते हैं, इंस्टीट्यूशन। इंस्टीट्यूशन में क्या होता है, अब ये दो बचे। टीचिंग लर्निंग में क्या आ जाएगा, टीचिंग लर्निंग में आ जाएगा मेथड्स ऑफ लर्निंग, और बचा क्या, इंस्टीट्यूशन। इंस्टीट्यूशन में आ जाएगा फैकल्टी रिलेशनशिप। तो आपका ए के साथ थर्ड मैच हो जाएगा, बी के साथ फोर्थ मैच हो जाएगा, सी के साथ आपका सेकंड मैच हो जाएगा, और टीचिंग लर्निंग डी के साथ आपका फर्स्ट मैच हो जाएगा। तो इस हिसाब से आपका फोर्थ ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये भी मैचिंग का है। तो देखते हैं, प्लानिंग एंड फोकसिंग अटेंशन। इसमें से कौन सी चीज है जो आप करेंगे, आपको जब प्लानिंग और अटेंशन फोकस चाहिए, क्या चीज करेंगे। प्लानिंग में क्या आ जाएगा इसमें से, तो गोल सेट करना, टाइम टेबल बनाना, ये प्लानिंग में आ गया, आ गया ना। तो ए का थर्ड हो जाएगा। ए से आप थर्ड को मैच करेंगे। ऑर्गेनाइजिंग एंड रिमेम्बरिंग, ऑर्गेनाइज करना, रिमेम्बर करना, इसमें क्या आ गया, रोट लर्निंग, रिमेम्बरिंग रोट लर्निंग में आ गया। तो इसमें याद करने के लिए आप क्या करेंगे, आप निमोनिक्स बनाएंगे। जैसे किसी भी चीज को याद करने के लिए निमोनिक्स बनाते हैं, और इमेजेस आप अपने दिमाग में सोचते हो। जब भी कोई चीज आप याद करके बैठे हो और आपको वो लिखना होता है, तो आप इमेजेस के फॉर्म में सोचते हो कि आपने ये वाला क्वेश्चन इस वाली बुक के लेफ्ट पेज पे फोर्थ पैराग्राफ में पढ़ा था। तो इसीलिए बी को आप फोर्थ से मैच कर देंगे। थर्ड है कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन में क्या है, इसमें से देखिए ये दोनों तो आपके खत्म हो गए, दो आपके पॉइंट्स हैं। तो कॉम्प्रिहेंशन में क्या आ जाएगा, एग्जाम्पल्स क्रिएट करना। कॉग्निटिव मॉनिटरिंग यानी बौद्धिक क्षमता को मॉनिटर करना, देखना। तो कॉग्निटिव मॉनिटर में क्या आ जाएगा, सेल्फ क्वेश्चनिंग और सेल्फ टेस्टिंग। जब आप खुद को मॉनिटर कर रहे होते हो, टेस्ट कर रहे होते हो, किसी भी चैप्टर को पढ़ने के बाद में आप क्या करते हो, खुद से सवाल पूछते हो, है ना, खुद का टेस्ट बना के चेक करते हो। तो इससे आपको पता चलता है आपको कितना समझ में आया है, कितना याद रहा है। तो इसीलिए ए को मैच कर दोगे आप थर्ड से, बी को मैच करोगे फोर्थ से, सी को मैच करोगे फर्स्ट से, और डी को मैच करोगे सेकंड से। आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ स्टूडेंट फाइंड्स इट, स्टूडेंट आएगा, स्टूडेंट नहीं आएगा, प्लूरल नहीं आएगा, सिंगुलर आएगा। अ स्टूडेंट फाइंड्स इट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, एनालाइज एंड इंटरप्रेट द concepts and principles relating to a study, relating to a subject of study formally prescribed. Which learner characteristics would be most relevant
in such a situation to be proved. अब इसमें से आपके पास चार ऑप्शन है, इसमें से कोई एक ठीक होगा। अब ये क्वेश्चन पढ़ के बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, समझ ही नहीं आ रहा कि क्या पूछने की कोशिश कर रहा है ना। तो एक बार फिर इस सवाल को देखिए, आपको पहली लाइन में ही आंसर मिल जाना चाहिए। एक स्टूडेंट है, उसको डिफिकल्टी हो रही है किसमें, अंडरस्टैंड करने में, यानी समझने में, एनालाइज करने में, इंटरप्रेट करने में, ठीक है। उसके जो भी चीज है, उसके कंसेप्ट और प्रिंसिपल को पढ़ने में, समझने में उसको, या फिर बताने में या समझाने में दिक्कत हो रही है, ठीक है। तो दिक्कत क्यों हो रही है, क्यों नहीं समझ पा रहा है वो या समझा पा रहा है किसी भी एक चीज को, क्या दिक्कत है, कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें से इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होंगे। क्या उसकी एकेडमिक कैरेक्टरिस्टिक्स खराब है या सोशल कैरेक्टरिस्टिक, ये तो बिल्कुल ही नहीं आएगा, सोशल कहाँ से आ गई यहाँ पे, ठीक है। इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक्स ये भी यहाँ पे नहीं आएगा। अब एकेडमिक कैरेक्टरिस्टिक्स और कॉग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक्स में से आपको चूज करना है। तो वो समझ नहीं पा रहा है, तो समझिए कि वो, उसकी जो बौद्धिक क्षमता है, यानी कॉग्निटिव जो स्किल्स है, वो यहाँ पे गड़बड़ कर रही है। तो आपका कॉग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। के लिए इतना ही, बाकी के टॉपिक्स हम नेक्स्ट वीडियोस में कवर करेंगे। अगर आपको लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स से रिलेटेड एक अलग से वीडियो चाहिए, तो लेट मी नो, आई विल मेक अ वीडियो अबाउट इट इन द at the end of all the topics that I have covered in the first video. तब तक के लिए थैंक यू सो मच। Keep learning, be consistent, and please make a notebook so that you can find all your content in one place. And it will be very helpful for your revisions as well. Thank you.